हाँ हूँ। ठीक है, मैं ब्रेक भी नहीं लेता हूँ बिल्कुल भी। ब्रेक नहीं लेता आज, हूँ एंड में। नहीं वो तो ब्रेक नहीं लेते, पर आपने वीडियो बंद करके ना मुझे छोड़ देते हैं मैदान में। तुमने कहा आज ये लीड करेंगे, मैं बच जाऊंगा, पर उन्होंने किया नहीं वो। चलिए, अगली बार आपको कराऊंगा विकेट साहब। चलिए सर, ओके सर। So I'll share the screen as usual. और क्या किया भाई? What did I do? ये क्या हो रहा है? मैंने गड़बड़ की कुछ ना कुछ। I see. That's it. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर, क्या हुआ? हाँ, शेयर शेयर नहीं हुआ आपका। देखता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ की होगी, आप चिंता कीजिए। हाँ। वो शायद 2 इंस्टेंसेस खुल गए थे उसके, हाँ। जूम के। हाँ हाँ। आ गया था। तो वही अभी वो खुफिया की बात की ना, तो उसने सोचा कि अपन भी गायब हो जाए, ब्रिगेडियर साहब के समान, है ना? तो मैं गायब नहीं होता हूँ सर, बिल्कुल भी गायब नहीं होता हूँ। तो हम वही प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। एंड स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरे ख्याल से? जी हाँ, हाँ। हो अब रहा है यहाँ सर। दुर्ग भंग की बात कर रहे हैं कि वो फोर्ट कैसा टूटेगा वगैरह। अल्टीमेटली एक ही बात है कि अटैक की ही बात चालू है। ऐसे तो दुर्ग बहुत सारी चीजों को बोला जाता है, अष्टम भाव को भी दुर्ग बोला जाता है, तो आप इसका एप्लीकेशन शायद कहीं पर भी कर सकते हैं, है ना? एक एट्रीब्यूट दुर्ग भी है अष्टम भाव का। परंतु यहाँ दो राजाओं के बीच की बात चालू है। प्रश्ने विलंगे क्रूरे वा दुर्ग भंगो ही जाए। तो बहुत आसान है कि दुर्ग के आक्रमण यदि किसी ने हमला कर दिया है, और ये जो भी जिस पे हमला हुआ है वो कोई सेफ पोजीशन में बैठा है, तो ये सेफ पोजीशन कब टूट सकती है? इसको हम उससे भी जोड़ सकते हैं, मालूम नहीं, वो तो करके देखना पड़ेगा कि भाई कोविड दुनिया भर चालू है, आप सब वो रोगियों में बैठे, पर आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम दुर्ग बोल सकते हैं, शायद वैक्सीन ले लिया इसलिए। परंतु क्योंकि अल्टीमेटली हम देखेंगे वो 1 4 10 और 7 इसी में सब प्रश्न घूम रहे हैं, है ना? तो लग्न में यदि क्रूर ग्रह होगा, तो फिर जो अपोनेंट है या प्रतिस्पर्धी है वो जीतता है। तो वो आक्रमणकारी राजा हो, या किसी खेल में आप खेल रहे हो उसमें आपका डिफेंस वो ब्रेक कर रहा हो, या अभी जो हुआ वो दुर्ग भंग हो गए हैं, तो आपको पता है वो टीवी पे चल रहा है कंटिन्यूस। तो प्रश्न लग्न में क्रूर ग्रह आ गया, क्योंकि यहाँ बहुत बार खैर मेरा होता था पहले, अभी भी होता है कभी कभी, जब फोकस नहीं रहा तो, कि क्रूर ग्रह यदि लग्न में बैठा है तो वो तो सप्तम को देखता है, तो इसलिए भाई अपोनेंट को तकलीफ होगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। परंतु यहाँ पे हम स्पेसिफिक देख रहे हैं कि जब भी प्रश्न आता है तो जिस भाव में बैठा है उसी को वो क्षति पहुंचाता है। क्रूर ग्रह की बात चल रही है यहाँ, है ना? ये आपको अक्रॉस सभी जगह दिखेगा। वो भू भाटे का प्रश्न रहा, वही जमीन किराए से दे दी, उसका क्या होगा? तो ये सिमिलैरिटी इसलिए देखते हैं कि जैसा अभी प्रदीप सर बोल ही रहे थे, कि कभी कभी ऐसे विचित्र चार्ट्स आते हैं, ऐसे विचित्र प्रश्न भी आ सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो उस वक्त इसके प्रिंसिपल्स हम यदि समझ लेंगे तो शायद हम प्रश्न से उनको नियर एक्यूरेट, मैं 100% एक्यूरेट तो नहीं बोलता, कोई भी प्रिडिक्टिव साइंस या 100% एक्यूरेट नहीं रह सकता। इसीलिए मेरे ख्याल से प्रश्न तंत्र में कहा है कि ब्रह्मा शायद अपनी कुंडली लेके विष्णु के पास गए दिखाने को वगैरह, ऐसा कहा है उसमें। तो वो एक हमको शायद सूचना दे रहे हैं कि भाई ऐसा मत समझिए कि हर वक्त सही रहेगा, भगवान को भी कभी कभी जो खुद लिखता है किसी का भाग्य, उसको भी ऐसी शंका आ जाती है क्या होगा करके। तो आगे है विशेष तो भूमिपुत्रो राहो वा मूर्ति के सती। खासकर ये तब होता है जब मंगल या राहु लग्न में स्थित हो।
इसका शायद कारण ये होगा कि शनि का थोड़ा सा एक्सेप्शनल रोल है, आपको मालूम है वो जहाँ स्थित होता है वहां कई बार प्रोटेक्शन करता है उसकी तरफ। हो सकता है कि ये इशारा हो। राहु को लिया है पर उन्होंने केतु को नहीं लिया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नहीं तो हमको ऐसा कभी प्रश्न लग्न में तो नोट्स की बात ही नहीं की गई। नहीं, मेरे ख्याल से वो राहु का संबंध किसी खुफिया जरिया से आप पे हमला हो जाए वगैरह इस प्रकार का होना चाहिए, या आजकल के जमाने में हम फूड पॉइजनिंग भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। और फिर सप्तमे सिंह का सुनो दुर्गम शीघ्रेण लभ्यते। सप्तम भाव में यदि राहु होगा तो क्या होता है, तो दुर्ग भंग नहीं होता पर वो आसानी से मिल जाता है। किसको मिलता है, तो आक्रांतों को मिलता है। तो हम समझ ही गए हैं कि जब लग्न में है राहु और उच्चक या जो स्थायी है उसको तकलीफ होती है, तो सप्तम में होने से नैसर्गिक है कि जो आक्रमण कर रहा है उसको अच्छा रहता है ना। सप्तम भाव में यदि वही राहु चला गया है तो क्या होता है, तो दुर्गम मिलता है तो किसे मिलेगा, तो जो आक्रमण करेगा उसे मिलेगा, जिसके पास है उससे चला जाएगा। तो वरना राहु कई बार खुद से सप्तम, कई बार क्या वो देता ही है, खुद से सप्तम के भी रिजल्ट देता है, पर यहाँ पे हमको प्रश्न में थोड़ा सा अलग ढंग से सोचना शायद पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने शायद सूर्य और इनको नहीं बोला, क्योंकि सूर्य राजा है। तो मुझे मालूम नहीं, मैं ये उसको उसका सारा सार विचार करके सामंजस्य करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा कहा कि ये दोनों में ही विशेष होगा। इसका मतलब बाकी लोगों में कभी होगा कभी नहीं होगा, ये अर्थ हो सकता है ना। फिर आगे बोलते जामित्रोदय क्रूरे ऋष्वगे लग्न नायके द्वितीय व अष्टमे षष्ठे तदा दुर्गम न लभ्यते। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बदलाव ला लिया है कि क्रूर ग्रह लग्न में या सप्तम में स्थित होगा, परंतु लग्नेश जो है ये द्वादश द्वितीय षष्टम या षष्ठ आप समझ ही सकते हैं कि त्रिक भाव भी है, और द्वितीय जिसको हम मारक बोलते हैं, तीसरे भाव का अष्टम से अष्टम का 12वां भाव, वहां यदि लग्नेश स्थित होगा तो दुर्ग चला तो जाएगा पर वापस नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर क्रूर ग्रह लग्न में स्थित होने के बाद में क्या होता है कि वो हम हारते हैं, दुर्ग भंग हो जाता है मालूम है। सप्तम में होगा तो दुर्ग आसानी से मिलता है, ये भी मालूम है। पर यहाँ उन्होंने कहा क्रूर ग्रह दोनों में से कहीं पर भी रहे, पर यदि लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं है, इसका अर्थ यही आ रहा है कि यदि लग्नेश वीक है, क्योंकि वो लग्नेश द्वितीय भाव में गया तो उसका संबंध अष्टम भाव में आएगा, हमको समझ रहा है। तो ऐसे वक्त वो जो खोया हुआ किला है वो वापस न मिले। ये इसका प्रयोग हम नष्टधन के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव को नष्टधन भी बोलते हैं, उसको दुर्ग भी बोलते हैं, उसको रण भी बोलते हैं, है ना। सीधा सीधा इशारा वहीं पर है, लॉस ऑफ समथिंग, और अपोनेंट को मिलना या न मिलना, है ना। चोर प्रश्न में भी हम बोलते हैं कि अष्टम में यदि होगा तो फिर उसके पास रह जाएगा, वो धन वापस नहीं मिलेगा। मैं सिमिलैरिटी इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने श्लोक है कि सबके सब ध्यान में रहते नहीं। खैर मेरे उम्र में तो नहीं रहते हैं, यंग लोगों के रहेंगे, वो बात नहीं है, और स्त्रियों को तो बहुत अच्छी मेमोरी रहती है तो उनको रहेंगे ही रहेंगे। फिर भी फिर आगे बोलते हैं कि सक्रूरो लग्न को वक्री युद्ध केंद्र संस्थित षष्ठाधिपे द्यून गते पापे व युद्ध आतिश। क्रूर ग्रह से यदि लग्नाधिपति युद्ध होगा, उनकी युति होगी, केंद्र में स्थित होगा और वक्री भी होगा तो युद्ध अवश्य। इसका लॉजिक आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह है तो उसने हारना चाहिए, परंतु वक्री होने के बाद हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, जो अल्टीमेट रिजल्ट है उसकी। तो इसलिए और वो केंद्रस्थ होगा तो वो परस्पर कारक होता है, वो 1 4 7 10 का आपको पता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि युद्ध तो होगा ही होगा, उसका परिणाम क्या होगा वो देखा जाएगा। यहाँ पे फिर अभी केंद्र उसका हारने की वगैरह तरफ नहीं दे रहे, यहाँ केवल युद्ध होगा इतना ही कह रहे हैं, मतलब ना इसको मिलेगा ना उसको मिलेगा, क्योंकि वो वक्र हो गया है, ग्रह से युक्त है, लग्नेश केंद्र में स्थित है। वो चतुर्थ में होगा तो दशम पे देखेगा, आपको सभी मालूम है क्यों क्यों बोल रहे हैं, वो किसी भी केंद्र में रहे। या ऐसे आगे में सौम्य ग्रह के बाद में आएगा तो वो समझ में आ जाता है। और
षष्ठेश या पापग्रह यदि सप्तम भाव में बैठा होगा तो युद्ध जरूर होगा, ऐसा कहे। ये जब बोल रहे हैं तो इसके साथ में ऊपर का आपको जोड़ना चाहिए, क्योंकि षष्ठेश या पापग्रह यदि सप्तम में होगा तो दुर्ग भंग होगा, हमको पहले बोला है। इसका मतलब उसी के साथ यदि लग्नेश भी केंद्रस्थ हो और वक्री हो तो युद्ध होगा, इतना ही बोल रहे हैं। यानी केंद्र में होने के बाद में वो लग्न में भी हो सकता है, पर यहाँ सप्तम में होगा तो भी होगा, इस अर्थ से कहा गया है। तो कभी कभी वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं किया तो हम गलत जगह पे पहुंच जाते हैं ना। इसलिए कम से कम मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं इसको जिस अर्थ से समझ रहा हूँ वही बता रहा हूँ। पृच्छायाम केंद्र क्रूरे कीटे दुर्गे वधो नृणाम भौमाष्टमेशा एकत्र तदा अतिनिधनम नृणाम। अब यहाँ पे ये युद्ध होने के बाद में क्या होगा भाई, वो सैनिक मारे जाएंगे नहीं मारे जाएंगे आदि की चर्चा चालू है। मतलब इसके जो एसोसिएट्स है, तो हो सकता है कि ये कोई ग्रुप की बात होगी, मे बी इवन टीम की हो सकती है, क्रिकेट की होगी तो सबके सब हारेंगे ना नहीं हारेंगे, क्योंकि वजन आपकी चीज अलग अलग ढंग से देखी जाती है। तो वो बोलते हैं कि प्रश्न चक्र में यदि क्रूर ग्रह वृश्चिक राशि में स्थित होगा और केंद्र में स्थित होगा तो किले में ही पुच्छक की पूछने वाले की सेना नष्ट हो जाती है। अब ये नैसर्गिक कुंडली की अष्टम राशि है, मैंने बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो केंद्रस्थ होने से ऐसे उन्होंने परिणाम बताए गए हैं। ये एग्जैक्टली क्यों बताए गए हैं इसके बारे में मुझे, क्योंकि फर्क इतना ही है कि क्रूर ग्रह तो केंद्र में है और उसमें तो उसका हारना निश्चित है, पर यहाँ पुच्छक की सेना नष्ट होती है बोला है। तो शायद वो नैसर्गिक कुंडली पकड़ रहे होंगे, उसका अष्टम भाव है तो उसका आयु स्थान है और मृत्यु स्थान एक ही रहता है, कीट राशि है, इसलिए कहा होगा ऐसा मुझे लगता है। और इसी समय में यदि वृश्चिक राशि में मंगल और अष्टमेश दोनों भी साथ में हो, इसलिए मुझे लगता है नैसर्गिक कुंडली के अष्टम भाव की बात कर रहे हैं। नैसर्गिक कुंडली में मंगल अष्टम भाव का स्वामी होता है, अष्टमेश की बात ही चल रही है, वृश्चिक राशि है और वो केंद्रस्थ है। तो किले में स्थित जो मनुष्य है ना, इनका भयानक प्रकार से वध होता है, अति निधनम बोला है, मतलब सबके सब खत्म हो जाते हैं, इस प्रकार से बोला है ना। इसीलिए ये वृश्चिक राशि का जो संबंध आया वो नैसर्गिक कुंडली के अष्टम से आया, सब मुझे जो लग रहा है वो इस श्लोक की वजह से लग रहा है कि इस कारण से वहां पर केंद्र में स्थित है, उसमें क्रूर ग्रह भी बैठे हुए हैं। अष्टम में क्रूर ग्रह रहे तो क्या होता है मैंने बताने की जरूरत नहीं है, उसी का लॉजिक लिया हुआ है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कभी कभी ऐसा नहीं आएगा और कुछ आ जाएगा वहां पे, केवल अष्टम भाव आ जाएगा तो हमको आखिर में अगला आता है तो हम लोगों को बड़े विद्वान समझ के आता है, तो उसके भी आशा भंग नहीं करना चाहिए। तो हम यदि प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे, मैं केवल कोशिश ही कर रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक बोल दिया ने वैसे ही होता है, पर मैं इसलिए उसके जड़ में जाने की कोशिश करते रहता हूँ कि ऐसा कहा क्यों है, विद्वानों ने कहा है ना। फिर आगे बोलते स्व आय पुत्र स्थित जीवे, द्वितीय भाव को स्व बोलते हैं आपको मालूम है। कीट मध्य भयम नहीं, यदि द्वितीय भाव एकादश भाव या पंचम भाव में गुरु हो वृश्चिक राशि में स्थित हो तो फिर पुच्छक को भय नहीं रहता, क्योंकि पहले ये मारे जाने की बात चालू है। तो यदि ऐसी जगह होगा तो द्वितीय भाव से क्या करेगा, आप जब देखोगे तो आपके ख्याल में आ ही जाएगा कि ये 11वें पे तो दृष्टि डाल रहा है या 11वें से तृतीय पे दृष्टि डाल रहा है ना। तो ये सब जो तृतीय और अष्टम है या अष्टम से अष्टम होने से ये सभी हमारे आयुष की बात करते हैं, है ना। अष्टम भाव भी आयुष जाना या आना है या बढ़ना है, और अष्टम से अष्टम होने से तृतीय भाव भी है। इसका संदर्भ हमको जब द्वितीय भाव और सप्तम भाव के अधिपति को मारक क्यों कहा गया है, इसका जब लॉजिक बताया है तो वहां बताया गया है, क्योंकि अष्टम और अष्टमाष्टम, अष्टम से अष्टम, इनके द्वादश होने की वजह से होते हैं। तो गुरु वहां स्थित करने से सबको समझ जाता है, और राशि भी अष्टम राशि है नैसर्गिक कुंडली की, वहां गुरु के समान शुभ ग्रह है, तो इस वजह से उसको भय नहीं रहता, मतलब वो मारे नहीं जाते।
ये जो शुभ ग्रह के होने से जो फर्क पड़ता है उसके बारे में हर वक्त देखना कि सहसा प्रश्न से संबंधित जगह यदि शुभ ग्रह आता है तो सहसा कुछ न कुछ अच्छा होता है। अरे पूछने वाले के संदर्भ में होगा तो उसको अच्छा होता है, सप्तम वाले के होगा तो उससे अच्छा होता है। यही तत्व सब जगह है। पर यहाँ उन्होंने केवल नैसर्गिक कुंडली की 8वीं राशि और अष्टम भाव इनसे संबंधित ये पूरे तीनों श्लोक है ना। और इसका प्रयोग हम अलग अलग जगह भी कर सकते हैं। तृतीय भाव होगा तो हम गंदा फंदा सभी सभी छोटा भाई वगैरह ऐसा ले सकते हैं, है ना। उसको तकलीफ होगी तो अनुज को तकलीफ होगी, इस प्रकार से ले सकते हैं। अब इसी के कंटिन्यूशन में चालू है ये। वो 8वीं राशि छोड़ी नहीं है उन्होंने। शनो भौमे च केंद्र से बहुनाम वधबंधन। यदि शनि और मंगल दोनों भी केंद्रस्थ हो गए, कहाँ पे, वो कीट राशि में केंद्रस्थ पहले ही बताया गया है, वो बार बार वो बताएंगे नहीं। तो ऐसे होंगे, वृश्चिकस्थ बोला है तो इसका मतलब हम अष्टम भाव में भी उसको समझ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो काफी प्रमाण प्रमाण में हत्याएं होंगी, बंधन वगैरह होंगे, इस प्रकार से बोला है। आपको पता है कि मंगल जो है ये मारता है, और शनि जो है ये सहसा वो मृत्यु वगैरह का आपने देखा होगा तो वो, या अरेस्ट जब करते हैं तो मंगल होगा तो वो चेन से मारता है लोहे के, और शनि होगा तो वो रस्सी से उसको बांधा जाता है, ऐसा कहा गया है ना। तो उसका यहाँ पे उल्लेख अलग ढंग से किया गया है, इसलिए हत्या हो सकती है या बंधन भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ग्रह साथ में आते हैं। अब और हम जब से आगे बढ़ते हैं तो लग्नगतो यदि पाप पापेन युतेक्षिते वा स्यात् लग्नात् पूर्वापरगो पापो युद्धम तदा घोरम। लग्न में यदि पाप ग्रह है, उनके साथ पाप ग्रह से वो युत है या उन पे पाप ग्रह की दृष्टि है। और लग्न भाव जो है ये पापकर्तरी है। वो पूर्वापरगो का मतलब दोनों उसके बाजू में, आगे और पीछे यदि पाप ग्रह है तो बहुत भयानक युद्ध होता है, इस प्रकार से कहा गया। शायद उसका संबंध, क्योंकि इसका रिवर्स इफेक्ट सप्तम भाव पे भी आ रहा है। ये हो सकता है, क्योंकि पापग्रह से लग्न यदि युत है तो हम तो ये तो समझते हैं कि इसको जो पुच्छक है उसी को क्षति होने वाली है। पर यहाँ उसको यदि पापग्रह का बंधन भी आ जाता है, पापकर्तरी में आता है, तो ऑब्वियसली उनकी एस्पेक्ट उनके सामने पड़ते हैं, तो सप्तम के द्वादश और द्वितीय भाव में पापग्रहों का प्रभाव आ जाएगा। तो शायद इस रीति से कहा गया है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें घनघोर युद्ध होता है, यानी वो करीबन स्थिति, हम क्या कह सकते हैं उसको, स्टैटिक मोशन जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की है। क्योंकि यहाँ पे कोई मारा नहीं है, कोई अभी तक बंधन होने की बात नहीं है, पर वो घोर युद्ध हो रहा है, समथिंग इज कंटिन्यूइंग। पापग्रहों में ऐसी भी ऊर्जा ज्यादा रहती है, शायद उसका संबंध होगा। अ, आपने देखा होगा कि पापग्रह जहाँ है वहां कुछ न कुछ एक्शन ज्यादा होती है। तो आगे आते हैं विलग्न, विलग्ने षष्टभ पापो जन्म राशि निरीक्षित। आप चंद्र की राशि की तरफ हम जा रहे हैं। चंद्र की राशि की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि लग्न और चंद्र ये सरीखे होने का उन्होंने पहले भी बोला। लग्न तो शशि नौ वाह को याद रखना पड़ेगा। विलग्ने षष्टभ पापो पापो जन्म राशि निरीक्षित रोगी तस्य मरणम निश्चय वदेत्। अब ये रोग और रोग मुक्ति का प्रश्न आ गया। इसमें और उसमें बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं दिखने वाला। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग तो समझ ही रहा है वो, पर कई बार वो हमारे नजर से हट जाता है। तो षष्ठेश यदि लग्न भाव में होगा और पाप ग्रह जन्म राशि को है ना, चंद्र रहता है उसी को जन्म राशि, तो चंद्र को देख रहा होगा, तो रोगी के निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी। थोड़ा सा साहित्यिक लिखा है कि निश्चित ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा विद्वान कहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेशन करना था। तो हम समझ रहे हैं कि चंद्र और लग्न को इक्वल समझ रहे हैं, ये दोनों को भी तकलीफ है। ऐसा भी हमें नेटल जो हम जन्म लग्न कुंडली जब देखते हैं तो षष्ठी जब लग्न में जाता है तो शरीर को कुछ न कुछ कष्ट होता है, रोग होता है, ऐसा कहा गया है। इसी के साथ पाप ग्रह चंद्र को भी देख रहा है, तो हम जो तत्व देख रहे हैं प्रश्न के, वहां पे लग्न और चंद्र को करीबन सही का महत्व दे दिया, पहले भी हमने देखा।
तो इनको सभी को तकलीफ होने से यहाँ पर लग्न यानी वैद्य वगैरह नहीं लिया हुआ, क्योंकि यहाँ वैद्य और उपचार की बात नहीं चल रही। इसीलिए कौन सा प्रश्न पूछा गया है उसकी तरफ बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो हमें मालूम है कि लग्न को हम वैद्य बोलते हैं, है ना, तो सप्तम भाव को रोग बोलते हैं आदि। पर यहाँ उसको नहीं लिया गया। प्रश्न कोई पूछ रहा है कि ये रोगी जिएगा नहीं जिएगा, वो ये नहीं पूछ रहा कि इसको औषधि बराबर मिल रही है या नहीं। इधर थोड़ा सा ध्यान, जब हमारे को प्रश्न आता है तो प्रश्न प्रिसाइजली क्या है उसको देखना शायद ज्यादा जरूरी है। अब वो बोलते हैं कि चतुर्थाष्टमी चंद्रे पाप मध्य गते पिबा। पाप मध्य में आते साथ क्या होता है आपको समझ ही जाता है। वृत्ति स्यात् बल संयुक्त सौम्य दृष्टा चिरात सुखम। यदि चंद्र चतुर्थ भाव या अष्टम भाव में स्थित होगा या पाप कर्तरी में होगा तो रोगी मृत्यु को प्राप्त होता है। वहीं पर ये चंद्र चतुर्थ या अष्टम में स्थित होगा और शुभ ग्रह बलवान चंद्र को देखता होगा तो रोगी ठीक हो जाएगा। अब यहाँ अष्टम का तो आपको पता ही है, चतुर्थ का इसलिए लिया है कि चतुर्थ औषधि है, मतलब उसको औषधि शायद ठीक नहीं मिल रही। वो उन्होंने बोला नहीं है पर पहले उन्होंने कह ही दिया है हमको। वहां पर पाप कर्तरी में आ गया तो वो कुछ हिलता डुलता नहीं है। यहाँ पे आयुष भाव जो है वो पाप कर्तरी में आया है और लग्न को न लेते हुए उन्होंने अब चंद्र को पॉइंट ऑफ हमारा रेफरेंस बनाया है। इसके बारे में बिल्कुल हमने जब शुरू किया तब भी आपने देखा होगा, लग्न को शशि नो वापी उन्होंने बोला है, लग्न को या चंद्र को यदि कुछ हो गया होगा तो जो भी अच्छा या बुरा है वो होता है, उसी की बात कर रहे हैं। और फिर केवल चंद्र होगा और वो शुभ ग्रह दृष्ट होगा तो एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सत्वर ठीक होने की बात चल रही है। चंद्र फास्ट मूव हो रहा है, हमको समझ रहा है क्या हो रहा है। वो बलवान भी होगा तो रोगी सत्वर रोग मुक्त होगा। समझो बलवान ना होगा तो क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसको शायद ठीक होने में देर लगेगी, कि शुभ ग्रह से देख तो रहे हैं, चतुर्थ और अष्टम में है तो कोई बात नहीं है, परंतु वो थोड़ी सी देर से शायद ठीक होगा। क्योंकि वो उन्होंने बोला नहीं, पर हमारे पिताजी बोलते थे रीड बिटवीन द लाइन्स। जो लिखा है उसके बीच में जो ब्लैंक है ना उसको पढ़ने की कोशिश करो। तो मैं करते रहता हूँ, गलत होगा तो आप लोग उसको प्रत्यक्ष चार्ट में अनुभव करके देखिएगा। कई बार ये हम जन्म लग्न कुंडली में भी इसके तत्व का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा आपने देखा षष्ठे शदी लग्न में है, हमको मालूम, हम भी बोलते हैं षष्ठे शदी लग्न में तो कोई रोग वोग हो सकता है भाई इसको, है ना। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा विस्तृत जा रहा हूँ, बाकी कोई कारण नहीं है उसको। आगे फिर से बोलते हैं, अब चंद्र सेंट्रिक हो गए। विधो लग्ने स्मरे भानु। लग्न में चंद्र हो, सप्तम भाव में भानु यानी हमारे सूर्य हो, तो रोगी याति यमालय, ये जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमें मालूम है क्या हो रहा है, एक्सट्रीमली रोग बलवान हो गया है। सप्तम भाव जो है ये बलवान हो गया है। चंद्र लग्न में बैठने से ये चंद्र पर ही पूरा प्रभाव जा रहा है सूर्य का। प्रश्न क्रूर ग्रहे लग्ने रोग वृद्धि चिकित्सा। यदि प्रश्न लग्न में क्रूर ग्रह लग्न में स्थित हो, आपको मालूम है अभी हम बात कर रहे थे वैद्य की बात चालू है, तो वो जो वैद्य है उसके ट्रीटमेंट की वजह से ही उसके रोग की वृद्धि हो जाती है, ऐसा कहा गया है। यानी यहाँ चंद्र लग्न में और सूर्य सप्तम की बात निकल गई है। अब आता है कि क्रूर ग्रह यदि लग्न में होगा तो क्या होगा, तो वैद्य जो है उसके वजह से रोग की वृद्धि हो जाएगी। मतलब वो ट्रीटमेंट शायद सही नहीं कर सकेगा या उसको डायग्नोसिस नहीं होगा। हमने हर वक्त बुरा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बेचारा कोई डॉक्टर को हम फालतू ब्लेम करते तो ठीक भी नहीं है। आगे बोलते हैं कि सौम्य ग्रह होगा तो क्या होगा, तो तथा लग्न गते सौम्य वैद्योक्तम अमृत वचन। लग्न वैद्यम जीवन व्याधि खम रोगी तुर्यम औषध। वही बात बताइए कि लग्न में यदि सौम्य ग्रह होगा तो वैद्य जो भी बोलेगा वो अमृतमय, मतलब वो जो भी दवा देगा उससे रोग ठीक हो जाएगा।
और कुछ अलग नहीं बोला। नीचे में उन्होंने जो हमको मालूम है कि लग्न को वैद्य समझिए, द्यून यानी सप्तम को व्याधि समझिए, रोग समझिए, ये दोनों में ही खटापट चालू है ना। वैद्य रोग को ठीक करने की कोशिश करता है, प्रतिस्पर्धी उसका रोग है, परिणाम उसका रोगी की तबीयत है। तो वो जो भी कर रहा है तो उधर औषधि है। तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है, पर वो मुझे लगता है कि वो जब लिखी होगी ताजिक में, तो वो मेरी उम्र के होंगे, तो कई बार हमारे उम्र के लोगों को एक ही बात 3 3 बार रिपीट करने की आदत होती है। तो मैं कभी कोई रिपीट करूँ तो मुझे याद दिलाते जाता, कभी रिपीट हो जाता है। एक उम्र में एक ही बात हम बहुत बार करते हैं। फिर से रोग की बात चाहिए। रोगिणो भेषजो मैत्री, मैत्री भेषज रोगयो, व्याधेर उपशमो वाच्य प्रकोप शास्त्र। अब यहाँ इनकी आपसी में मैत्री की बात चल रही है। रोगी और विशेष लगने, विशेष मतलब वैद्य, रोगी तो आपको मालूम है, तो आपको समझता है कि जब उन्होंने पहले ही बता दिया है कि लग्न जो है ये वैद्य है और दशक जो है वो रोगी है, तो इन दोनों में यदि मैत्री होगी, ये शायद नैसर्गिक मैत्री की तरफ इशारा कर रहा है। या भेषज रोग है, यानी औषधि और रोग, इनमें यदि मैत्री होगी, यानी इनके संबंध अच्छे होंगे, तो फिर रोग का शमन होता है, रोग कम होना चालू हो जाता है, मतलब उसका इलाज चालू। और इनमें यदि शत्रुत्व होगा तो रोग बढ़ता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्रूर ग्रह वगैरह सब छोड़ दिया है, क्योंकि दो क्रूर ग्रहों का भी मैत्री रहती है, आपको पता है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों में भी क्रूर ग्रह है, तो अब हम क्या करें। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट बता रहे हैं कि दशम में तो क्रूर ग्रह बता रहे हैं, तो रोगी तो ठीक नहीं होना चाहिए, और लग्न में भी क्रूर ग्रह या लग्न में भी क्रूर ग्रह स्थित है, तो बोलते यदि मैत्री होगी तो वो ठीक हो जाए। वो क्या बोलते हैं, विष को विष मारता है वगैरह, या आयुर्वेद के बारे में बोलते हैं लोग, चाय के बारे में हमारे बोलते थे, जिनको हमारे समाज चाय पीने की आदत है, कि बोले गर्मी को गर्मी मारती है, इसलिए गर्म चाय पीते जाओ गर्मी में। हमारे नागपुर में बहुत चलता है ये। तो वही वही प्रिंसिपल लिया है उन्होंने कि इफ दे आर सिमिलर, इफ दे हैव गॉट, उनके उनके आपसी में अच्छे संबंध है, तो उसका परिणाम हो जाएगा, निकल जाएगा। यदि उनके संबंध, वो अ, ग्रहों के ही संबंध एक दूसरे से ठीक नहीं है, तो वो ठीक नहीं होंगे, मतलब वैद्य जो करेगा वो इसको फायदा नहीं होगा, रोगी को। यही अर्थ आता है इसमें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रूर क्रूर ग्रह लग्न में है, तो फिर तो ये तो गया कर, पहले ही साथ हम चालू कर देते, तो दशम भाव में भी क्या है देख लेना चाहिए। और ये जहां जहां ये 1 4 10 7 आपको ख्याल में आएगा, सभी प्रश्नों में उसका संबंध आता है। जब दो चीजों का इंटरेक्शन कहीं भी होती है, तो इन्हीं के संबंध आते हैं। तो इस प्रकार से तो रोग शमन हो जाए। बहुत बार है कि यदि लग्न में क्रूर है तो रिजल्ट खराब आएगा। वहां पर यदि जो रिजल्ट, जो फाइनल मिलने वाले हैं, आपको जो आखिरी में परिणाम मिलने वाले हैं, वहां पर भी यदि उसका मित्र क्रूर होगा तो वो ठीक करेगा। ये उसका तत्व है, इसको हमको समझ लेना इसलिए जरूरी है, क्योंकि बहुत बार होता है ऐसे कि हम अ, चार्ट डालते हैं, राशि चक्र निकालते हैं उस समय का, और लग्न में एकदम क्रूर ग्रह दिखता है, तो एक नैसर्गिक टेंडेंसी रहती है कि नहीं होगा या निगेटिव रिजल्ट होगा, तो उसके पहले थोड़ा सा देख लेना शायद अच्छा होगा। आगे फिर शुभ ग्रह की बात आती है। क्रूर ग्रह क्या करते हैं मालूम है। लग्न नाथे च सबले, केंद्र संस्थे शुभ ग्रह, उच्च गे वा त्रिकोणे वा, रोगी जीवति निश्चित। यदि बलवान शुभ ग्रह लग्न लग्नेश होगा, मतलब लग्नेश होगा तो उसका शरीर होगा, हमको समझता है, और वो केंद्र में साइमल्टेनियसली उसी वक्त केंद्र में उच्च स्थान में ग्रह के, या त्रिकोण भाव में यदि शुभ ग्रह होंगे, तो ये रोगी जो है ये जरूर जीवित रहेगा, मतलब स्वस्थ हो जाएगा, है ना। जीवित रहेगा मतलब जीवित निश्चित हो, मतलब वो बहुत सीरियस भी होगा तो भी वो उसमें से निकल जाएगा, इतना ही कहा गया। क्योंकि केंद्र में, कभी भी केंद्र में ग्रह आने के बाद में, एक उसके बारे में मुझे यदि याद है, इसमें भी होगा शायद, याद नहीं आता, कि पराशर जी ने कहा है कि यदि केंद्र में गुरु या शुक्र होगा, तो जैसे भगवान शंकर आने के बाद में भूत प्रेत भाग जाते हैं, उस प्रकार से कितने भी संकट आए उसके शरीर पे, तो व्याधि आई तो वो खत्म हो जाती है।
उसी का यहाँ फिर से संबंध आ रहा है। तो इसमें उन्होंने ऐड ये किया कि वो त्रिकोण में होगा तो भी होगा, और शुभ ग्रह यदि उच्च का होगा तो भी होगा, मतलब वो बलवान होगा। त्रिकोण तो हमको मालूम है, त्रिकोण से जो दूसरे त्रिकोण से जो राशि रहती है उसको वो इन्फ्लुएंस करता है ना। ये आपको नाड़ी वगैरह में भी दिखेगा, धनेशा से तत्त्रिकोण स्फुट योगम गतो गुरो वगैरह। तो उसी वही तत्व का प्रयोग किया है, पर वो अलग ढंग से करके हमें केवल प्रश्न कुंडली से कैसा देखना ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसलिए होगा कि कहीं जंगल में होगा, उसके पास कुंडली नहीं, उस वक्त तो कोई लैपटॉप नहीं थे, और होगा भी ये सब जो यंग ज्योतिष लैपटॉप लैपटॉप घर भी भूल गए वो, तो क्या करना भाई उससे। तो आपको मालूम है, महीना देखने के बाद में सूर्य कहाँ होगा वगैरह पता चल जाता है, अंदाजा टाइम मालूम होगा, तो काफी चीज लग्न फिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार से शुभ ग्रह का परिणाम कहाँ होता है, उनके स्थान बल का महत्व भी शायद यहाँ बताया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर से वही बात बता रहे हैं, एक शुभो बलि लग्ने त्रायते रोग पीड़ितम। एक भी शुभ ग्रह यदि लग्न में होगा, ऑब्वियस है, यदि क्रूर होगा तो तकलीफ होगी, तो शुभ होगा तो, पर वो बलवान होगा। वो ये बता रहे कि ऐसा नहीं कि वो कुछ तो भी एफ्लिक्टेड है, बहुत वीक है। तो आगे बोलते हैं, सौम्या धर्म हरि लाभस्था तृतीयस्था गदापहा। एक भी बलवान शुभ ग्रह होगा, लग्नस्थ होगा, तो रोगी की रक्षा तो करेगा, चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि दशम षष्ठ लाभ और तृतीय भाव में, यानी उपचय में, ये उपचय भाव है, शुभ ग्रह रहेंगे वो भी रोग को नष्ट करते हैं। इसका कारण यदि हम उनकी स्थिति और वो कहाँ देखते हैं वगैरह देखें तो हमको समझ आता है क्या है। दशम भाव तो वो है ही, है ना। तो हम आसानी से बिल्कुल ही समझ खत्म सकते हो हैं गया, क्या हो बाद रहा में है। करेंगे। यहाँ पर बलवान शुभ ग्रह होने से रोग बढ़ता नहीं है, घटता है। ऐसा इसी प्रिंट को आएगा बोल रहे हैं, एड्स फ्रॉम एड्स जो है वो तृतीय भाव है, और नहीं? षष्ठ से षष्ठ 11वां भाव। तो हम समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ, है ना। हाँ, तो यहाँ पे भावात भाव प्रिंसिपल का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, उसे उसे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब शायद अच्छा रहेगा। फिर आगे जाते हैं, एग्जैक्टली उसका उल्टा बताएंगे, सीधी बात है। वर्ण अंक द्वादशे षष्ठे लग्नात् पाप ग्रहो यदि, वो वर्ण जो है ये क्या भूत संख्या बोलते हैं ना उसको। अग्नि तो कौन कितनी अग्नि रहती, तो 3 अग्नि रहती है, इसलिए उसको 3 समझते हैं। वर्ण अंक, अंक 9 अंक रहते हैं, इसलिए शून्य छोड़ देते हैं। ये नवम द्वादश भाव तथा षष्ठ भाव है, ये सब अपोक्लिप है। आपको ख्याल में आगे होंगे कि उपजय भाव और अपोक्लिप का क्या है। वहां यदि पाप ग्रह आता है तो क्या होता है, तो वहां कुछ तो तकलीफ होगी, क्योंकि वो तृतीय भाव या अष्टम का अष्टम है वगैरह हमने देखा ही। तो उन्होंने कहा है कि हतो गदे जल शस्त्र तस्य दोष कुलोद्भव। तो इसके अलग अलग ट्रांसलेशन हुए, पर मुझे जो नजदीक ज्यादा लगता है कि रोग जल शस्त्र या आनुवंशिक रोगानुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये शायद रोग वगैरह जो है वो षष्ठ भाव से संबंधित है ना। शस्त्र यदि मंगल के समान कोई ग्रह होगा, पाप ग्रह, तो वो शस्त्र का प्रयोग कर सकता है। हो सकता है कि वो जलचर राशि होगी, तो जल की वजह से उसको कुछ मृत्यु होगी। और 3 से 3 हमको मालूम है कि आपको यदि याद होगा, जैमिनी में ऐसा कहा गया है, यदि तृतीय भाव पे क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो दुर्मरण होता है, और शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो शुभ मरण, मतलब मेरे ख्याल से उनको तकलीफ न होते हुए मरण होता है। ऐसा जैमिनी का एक सूत्र है, आप लोगों ने जैमिनी पढ़ा है ना। इसलिए तृतीय भाव को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसी की बात कर रहा है। और इसलिए संभव था, तो वो बोल रहे कि आनुवंशिक रोगों से सहसा अष्टम भाव से संबंध आता है। आनुवंशिक रोगों का जो भी हमको लीगेसी में मिलता है, हमको जो वसीयत में मिलता है, उसमें हम केवल वो धन और गाड़ी वाड़ी देखते हैं, पर हमारा शरीर, उसके गुण दोष, ये भी हमको पिता के 12वां भाव होने से प्राप्त होते हैं। और ये अष्टम से अष्टम होने से तृतीय में, फिर शायद तृतीय का संबंध आनुवंशिक रोगों से आता होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये कभी ऐसा हमें आ गया प्रश्न चार्ट, तो उस पे प्रयोग करके देखना चाहिए। हो सकता है कि हम इसी का प्रयोग
हमारे जन्म राशि चक्र में भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी प्रदीप जी जो कुंडली बता रहे थे उसमें देखिए आपको तृतीय भाव में कुछ दिख रहा था, है ना, केतु वगैरह कुछ था, मुझे यदि याद होगा बराबर तो केतु राहु कृष्ण कुछ थे ना वहां पे। तो हो सकता है, हो सकता है। तो तृतीय भाव को हम भूल जाते हैं। सहसा क्या होता है कि अष्टम भाव को हर आदमी मृत्यु भाव कहता है, वो तो मैं बोलता हूँ कि वो आयुष का भाव है, वो गड़बड़ मत करो उसकी। पर तृतीय भाव को भूल जाते हैं। तो तृतीय भाव में गुरु ग्रह रहने से क्या हो सकता है उसको भी शायद ज्यादा उस पर हमको विचार कभी ना कभी करना पड़ेगा। और आगे क्या होता है वो इसका इंटरेस्ट अभी मॉडर्न ज्योतिषियों को ज्यादा आएगा शायद, या जो अ, बहुत हम क्या कह सकते हैं उसको, धार्मिक, वैसे धार्मिक तो सभी होते हैं जो कर्तव्य करते हैं वो, पर देव देवता की तरफ रोग सुधारने को जाने की जिनको आदत रहती है, मेरा कहने को बुरे अर्थ से मत लेना, मैं भी उसको देखता हूँ कभी कभी, तो उनको अच्छा लगेगा। वो क्या बोलते हैं, केंद्रस्थ बलि भी पाप है, यदि केंद्र में पाप ग्रह स्थित होंगे तो पापे साध्या देवता गणा। तो जो रोग हुआ है केंद्र में, पाप ग्रह यदि बलवान बैठे होंगे तो देवताओं से और गणों से, गणपति के जो गण है ना उसमें सब प्रकार के गण इसे याद रखना चाहिए, क्योंकि हम अ, भगवान गणेश को शांत मूर्ति देखते हैं पर वो गणों के अधिनायक है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो फिर वो जो रोग होता है वो असाध्य होता है। और सौम्य ग्रह केंद्र में होंगे तो क्या होता है, तो बोलते सौम्य ग्रहश्च केंद्र से साध्या मंत्र स्तवार्चनम, यानी स्तवन करने से, अर्चना करने से, मंत्र से वो जो रोग है वो ठीक हो सकता है, ऐसा कहा गया है। यदि शुभ ग्रह होंगे केंद्र में होंगे, वहां बलि भी नहीं बोला पर हमको समझ लेना है कि वो उसका मीटर कायम रखने के लिए करना पड़ता है ना, हमारे को एक छंद में कहते हैं ना वो लोग। तो पहले यदि केंद्र स्तर बलि भी पापन बोला है तो सौम्य ग्रह यहाँ कहने से वो बलि भी निकाल दिया है, नहीं तो वो केंद्र स्तर बलि भी सौम्य साध्या मंत्र स्तव अर्चना ऐसा भी बोला रहता, परंतु वो रिपीट नहीं करते। एक ही ढंग से आप श्लोक जब पढ़ोगे तो ख्याल में आ ही जाएगा, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। तो फिर वो मंत्र पूजा स्तोत्र आदि से साध्य हो जाता, मतलब ठीक हो जाते हैं, उनको ठीक करना सहज हो जाता है। यहाँ मंत्र पूजा और स्तोत्र जो है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उन्होंने औषधि नहीं कहा हुआ, पर मंत्र शास्त्र में भी कहते हैं कि मणि मंत्र औषधि प्रभाव अचिंत्य यो मणि मंत्र औषधि प्रभाव, कि मणि मंत्र और औषध का प्रभाव ये आसानी से समझ में नहीं आता। तो मंत्र के साथ उसके साथ में औषधि वगैरह सब आ गई। तो केवल पूजा और स्तोत्र है ऐसा क्योंकि शब्दशः जब हम करते हैं तो हम उसको पूजा स्तोत्र करने लगाएंगे, वो बुरा नहीं है, उससे मन की शक्ति बढ़ती है और मन की शक्ति से कई बार शरीर में फर्क पड़ता है। तो ऐसा ना समझिए कि मैं उसके आगे कई बार आपको बोलते तो ऐसा करता है। हमारे पहले मेरे मित्र बोलते थे, अरे मैं बोला तुम समझ नहीं रहे, उसमें तुम्हारा ध्यान होगा तो उसका फायदा होगा, मनना त्रायती मंत्र, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों चीजों में से जो उस वक्त योग्य है उसका प्रयोग करने से वो ठीक हो जाता है। मतलब शुभ ग्रह केंद्र में होंगे तो वो ठीक हो जाएगा, पहले भी देखा है हमने, ये शुभ ग्रहों का केंद्र में स्थित होने से रोग मुक्ति होगी की बात करी है। पर यदि पाप ग्रह है तो फिर वो ठीक होने ही वाला नहीं, ऐसा होता है, मतलब उसके रिजल्ट ठीक नहीं रहेंगे, ऐसा इस अर्थ से हमने देखा। या आप देखते होंगे कि यहाँ दृष्टि की बात नहीं कर रहा है, पर हमको समझता है कि शुभ दृष्टि कहाँ से आती है, शुभ ग्रह होंगे तो उसको एक्सेप्शन है वगैरह, उसका प्रयोग करना चाहिए इसके साथ। आगे बोलते कंटका अष्ट त्रिकोण स्था शुभा उपचये शशि लग्ने च शुभ संदृष्टे रोगी रोग विमुच्यते। तो चंद्र फिर से लग्न और चंद्र सरीखा आ गया, आप देख ही रहे होंगे। चंद्र यदि उपचय में स्थित होगा, हमने पहले भी देखा है उपचय में स्थित होने से अच्छा होता है, अपक्लिप में गड़बड़ करता है। और शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण या अष्टम स्थान, यहाँ
उन्होंने उसको देखिए उच्चस्थ को अष्टमस्थ कर दिया है, क्योंकि वो आयुष भाव है। उसको मृत्यु भाव करते रहते हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मैं सचमुच बताता हूँ। तो वो हमारा आयुष था। और लग्न भी शुभ ग्रह दृष्ट हो, क्योंकि चंद्र और लग्न समान है, पर दोनों पे यदि शुभ ग्रह का है। चंद्र उपचय राशि में बैठा है, इसलिए उसकी ग्रोथ होगी, है ना, उसका शुभत्व बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा, तो रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है, यानी रोग का शमन हो जाता है। तो केवल केंद्र में ग्रह है, वो पाप ग्रह है, इसलिए भी डरने की जरूरत नहीं, हमको बाकी भी देखना पड़ेगा कि शुभ ग्रह कहाँ जा रहा है। यही यही शायद हमें समझाया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अपोक्लिप में पाप ग्रह हो, इधर शुभ ग्रह उपचय में बैठे हो उसी वक्त, है ना। खासकर चंद्र हो वहां पर, तो चंद्र की तरफ ध्यान शायद देते रहना पड़ेगा हमें। चंद्र का महत्व जन्म के लिए भी बहुत महत्व का है। ये आखिरी का है या उसके सर आगे है, मुझे याद नहीं रहा जी। सर उपचय के अंदर तो जनरली कहते हैं कि अच्छे भाव मतलब शुभ अशुभ ग्रह ज्यादा क्रूर ग्रह जैसे कहते हैं हम वो हाँ ज्यादा अच्छे रहते हैं ताकि हाँ 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 शुभ हाँ ग्रह। हाँ 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 पर हाँ। यहाँ पे आप जो बता रहे हो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हमको एक डिफरेंट नहीं है, देखिए ऐसा है। आप समझिए, यानी मैं कैसा जैसा समझ रहा हूँ, हाँ, वो आप समझिएगा, मतलब आपको मालूम है। देखिए षष्ठ भाव में यदि क्रूर ग्रह होगा, है ना, हम या 11वें भाव में यदि क्रूर ग्रह होगा तो वो षष्ठ से षष्ठ है ना, उपचय आ गया। या तृतीय भाव में यदि क्रूर ग्रह होगा तो उपचय तो है ही वो, है ना, 3 6 10 और 11। तो क्या ये क्रूर ग्रह उसके भाई के संबंध खराब नहीं करेगा, है ना, या उसके लेफ्ट आर्म को तकलीफ नहीं देगा, वो देगा, वो जरूर देगा। वो इसलिए कहा गया है कि वो जो टू नेगेटिव्स मेक वन पॉजिटिव, जैसा रोग है, शत्रु है आदि षष्ठ भाव से देखे जाते हैं, वहां यदि क्रूर ग्रह गया तो इनको नष्ट करेगा, इस अर्थ से उसको लिया गया, ऐसा मुझे लगता है। तृतीय भाव के जो केंद्र की बात, क्रूर की बात करते हैं, वो तृतीय भाव से संबंधित नहीं है। वो तृतीय भाव से नवम भाव पे, धर्म के भाव पे देख रहा है। तो कलयुग में यदि आप इतने धर्मात्मा हो गए ना, तो क्या होता है, जो हमारे हिंदुस्तान पहले भुगत चुका है, अभी फॉर्चुनेटली नहीं है। अभी तृतीय में शायद हमारे क्रूर ग्रह अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप दूसरे को आगे करते हो, तो पराक्रम में, पराक्रम करने के लिए क्रौर्य होना, क्रौर्य नहीं होगा पराक्रम कहाँ से होगा, है ना। तो वो देख रहा है नवम भाव है, वो नवम भाव को थोड़ी सी क्षति पहुंचाता है कि भाई इतना भी धर्मात्मा मत बन, क्योंकि तुझे आगे जाना है। देखिए आप पराक्रमी लोगों के तृतीय भाव में आपको बेनिफिट, परंतु कई बार यदि मंगल वगैरह हो गए तो उनके जो सहोदर होते हैं ना, उनसे संबंध थोड़े गड़बड़ रहते हैं। तो वो एक साइड बता रहे हैं, हम उसको सभी साइड पकड़ रहे हैं। अच्छा, अष्टम यदि पाप ग्रह है तो वो एरिया में, इवन लिवर वगैरह के एरिया में भी प्रॉब्लम रह सकते हैं, 12th के एरिया में प्रॉब्लम रह सकते हैं आपको। और शत्रु रहेंगे, हाँ, बाद में शत्रु का नष्ट हो जाए, ये भी बात सच है, पर शत्रु रहेंगे किस प्रकार के, तो वो जो ग्रह है उसी प्रकार के शत्रु आपके रहेंगे, इसको हम भूल जाते हैं। तो वो क्या है, वो वन वे है। या हमको बोला जाता है कि शुभ ग्रह यदि केंद्र में है, अब ये मेरा बड़ा फेवरेट है, मैंने मेरे ख्याल से 2000 बार बोला होगा अभी तक, तो आप सुन लो फिर भी, आपको पेशेंस है। तो शुभ ग्रह यदि केंद्र में है तो बहुत अच्छा माना गया है हमारे यहाँ, है ना। परंतु आप देखोगे कि जितने सक्सेसफुल और बड़े लोग हैं उनके केंद्रों में आपको बेनिफिट दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इसको भी हमने सोचना चाहिए कि ये क्या बात चालू है। बराबर बराबर है ना बेटा। तो हाँ, वो केंद्र को कहीं ना कहीं तो तकलीफ पहुंचाएगी, यदि वो पराक्रमी होगा तो वो घर में कैसा बैठेगा, बराबर है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि षष्ठे यदि दशम भाव में बैठा और वो यदि मंगल होगा तो वो सेनापति होगा, है ना, ऐसे ऐसे बोला गया है। क्योंकि वो चतुर्थ को देखता है, ये घर में नहीं बैठता। इसका दिमाग में थोड़ा सा गर्म रहता है, गर्म रहता है का मतलब बुरे अर्थ में नहीं, ये वो कर सकता है। पंचम पे भी वो देखते हैं। या भगवान रामचंद्र का चार्ट देख लो, 2 शुभ ग्रह है और बाकी 3 पाप ग्रह पावरफुल है। और कहीं पे भी आप देखिए, जो भी बड़े सक्सेसफुल दिखेंगे वो दिखना चाहिए, क्योंकि उसको प्रतिस्पर्धी को डिफीट करना है। वो प्रतिस्पर्धी को यदि मदद करेगा सप्तम भाव को, वो आगे कैसा बढ़ेगा। तो
तो मेरा मानना है कि ऊर्जा जो है वो तो पाप ग्रहों में, शुभ ग्रहों में ज्ञान है ना। तो अब आपको लंबा भाषण दे रहा हूँ, मेरे को ही शर्म आने लगती है कभी कभी कि सब विद्वानों के सामने ऐसा बोलना, पर प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा। श्रेष्ठों को यदि कुछ पाप ग्रहों का संबंध ना होगा तो कई बार उसको शत्रु भी कम होंगे। तो आप उसको देखते जाइए कि वो बोल क्या, वो इसलिए बोल के भाई शत्रु का हनन करेगा। शत्रु है तो मैलिफिक है तो वो हनन जरूर करेगा, पर उसका मतलब उसका शत्रु रहेगा। तो ये ना चार्ट पे अनुभव करके देखना। वो उन्होंने जो बोला तो बार बार बोलता, वो भाई मैत्रेय जी को बोला है, पर उसके पहले कुछ बोला हुआ है, उसके पहले कुछ न कुछ कहा हुआ रहता है। 11वें में यदि क्रूर ग्रह रहा तो हम बोलते हैं लाभे सर्व ग्रहा प्रशस्त, बराबर है। काय के लिए? लाभ के लिए प्रशस्त है, वो अपने अपने मार्ग से लाभ देगा। अब मंगल होगा तो मंगल के मार्ग से देगा, शनि होगा तो शनि के मार्ग से देगा, है ना? बराबर है ना। पर ये सब देखेंगे कहाँ पर? पंचम भाव पे। तो वो फिफ्थ हाउस को कुछ ना कुछ डैमेज करेंगे ना, है ना बेटा। तो ये मेरा विचित्र विचार है, पर मैं आप लोगों के सामने इसलिए प्रस्तुत करता हूँ कि जो कुंडली आती है वहां पे आजमा के देखिए। प्रश्न ऐसा कि भाई निगेटिव को, वो निगेटिव है इसलिए उसको मार देता है, वो रोग को नष्ट करता है, इस अर्थ से है। वो शत्रु को नष्ट करता है, वो लिटिगेशंस हो गए उसको रोक देता है। पर रोकने के लिए वो चीजें होना चाहिए, नहीं तो किसको नष्ट करेगा। तो हम कौन से दृष्टिकोण से उसे लेते हैं, है ना। उसको भी थोड़ा शायद देखने का प्रयास करना होगा। अब क्या है, मैंने मंगल षष्ठ का दशम में बोला ना, तो ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल बिल्कुल फट से जाग गए हमारे। ब्रिगेडियर साहब, आई सर, ऑलवेज इग्नोर ऑन योर मैं एरिया ऑफ सोया नहीं एक्सपर्टाइज, था सर। आई एम वेरी सॉरी फॉर मैं दैट, बट उसको शक्ति नहीं हो ना, नहीं, वो यदि बेचारा। मैं पूरा का पूरा सुन रहा था। पर अगर मुझे इजाजत हो तो मैं सर अरे क्या थोड़ा बात कर सा, रहे हो सर। चंद्र उपचयस्थ होने का मतलब एक ये भी है कि मानसिक तौर पे जातक जो है स्ट्रांग, ज्यादा फिट रहता है बिल्कुल। कुछ भी पाने के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। उपचयस्थ होकर। हाँ बाकी जो सा आगे है, शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण या अष्टमस्थ होते हैं, तो उस हालत में लग्न भी शुभ ग्रह हो तो रोगी को रोग से छुटकारा पाता है। तो बिल्कुल। इसके अंदर जो सा कैच लाइज देयर कि शुभ ग्रहों पर ज्यादा जोर दिया हुआ है। और हाँ उपचय के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, चाहे वो हाँ, तीसरे में है, चाहे वो वो भी छठे में पावरफुल है। है, हाँ चाहे वो 10वें में है, 11वें जी में है, जी मतलब जी जी जी। इट गेट। और इन एनी केस वो बोलते हैं ना कि चंद्र और सूर्य को 6 8 12 के दोष जो उनसे दोष नहीं ध्यान लगता, से देना दोष नहीं चाहिए। लगता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। बिल्कुल दोष मत दो, एकदम से दोष मत दे दो, थोड़ी बहुत ही कमी कहीं ना कहीं आती है, नहीं वो बट रहेगी, अन्यथा वो रहेगी, ऐसा वो नहीं रहेगी, होता है कि उसको दोष देंगे, क्योंकि वो तो स्वयं पे लगन है। बिल्कुल। वो तो स्वयं में लगन है, हाँ। तो और इसलिए माइंड किसी यदि को कोई पावरफुल रहा तो रोगी उसको रेजिस्ट करता है ना, उसको ओवरकम बिल्कुल कर सर। और सकता है, लगन शायद वही पावरफुल उस। है, जी। लगन पावरफुल है, मन यस। उपचय में बैठा है, तो हाँ इंसान के अंदर विल नहीं पावर सर, जो हाँ होती है, तो वो ग्रो होता है। विल पावर में पद्मनाभ जो सा है 17 दिन तक सर बर्फ के अंदर पड़ा रहा और बाहर निकल के भी हॉस्पिटल में रहा, जी अल्टीमेटली ऑफकोर्स गए। जी। तो बड़ी विल पावर बड़ी चीज होती है इंसान की, खासतौर पर बीमारी के मामले में। तो मुझे सर याद है मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो वो जी बोलते थे भाई रोगी ठीक करने में हमारा तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा 50% रहता है, 50% तो वो रोगी का फेथ और उसकी स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, एब्सोल्युटली सर, वो यदि है एब्सोल्युटली। तो वो उसको ओवरकम करेगा, वो हमको मदद करता है, हम उसको मानना नहीं चाहते, परंतु यदि रोगी ने हार मान ली तो फिर धन्वंतरी भी उसको मदद नहीं कर सकता। मुझे ये जब मैं पढ़ता हूँ हाँ ना जी, हाँ चंद्र का उपचय से, वो बार बार मेरे दिमाग में आता है। जी। पर मैं बोला आप बोलूं कि नहीं बोलूं, पर आपने विषय निकाला है तो मुझे आपने थोड़ी सी जगह दे दी घुसने के लिए, है ना सर। असल में रोगी को तो मारने का सर एक बड़ा कारण जो उनसा है, जी। जो उससे मिलने के लिए जाता है 10 से ऐसे बताएगा जिसके अंदर बुरा हुआ हुआ है, हाँ 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 बिल्कुल तो वो उसकी विल पावर तो वैसे ही कम कर देते हैं लोग जा जा जाके। बिल्कुल कोई बिल्कुल कोई बिल्कुल। ऐसा नहीं बोलता कि नहीं नहीं साहब क्या बात करते हो, सब ठीक है, फलाना भी ठीक हुआ है, दिमखाना भी ठीक। उनकी भी नहीं बातें करेंगे, बोले फलाना भी मर गया था, फलाना भी मर गया था। वो बेचारा नहीं इस चक्कर जाएंगे, में इस जाएंगे। चक्कर में मर जाता है वो। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल और था। जी ये सर। जो
दुर्ग वाला जो सा है, दुर्ग विजय हाँ हाँ दुर्ग हाँ 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 कहानी हाँ। जो सी है, जी जी। इसके अंदर क्या किराएदार का प्रश्न भी, कि गोया किराए पर देते टाइम कोई जना आके प्रश्न पूछे हाँ, ले कि सकते ये हैं हाँ। किराएदार मकान को कब्जे में रखेगा या खाली कर देगा एंड टाइम पर, तो उसके लिए लागू होगा कि हाँ नहीं हाँ, वो भूभाटक में भी आएगा ना सर वो। कर वो जो सकते हैं ना भूभाटक उसको? प्रश्न वो पहले आए ना, भूभाटक प्रश्न, जी जी जमीन जी और वो किराएदार, जी जी। उसमें करीबन यही आपको मिलने वाला है। अच्छा। मैं वही बोल रहा था कि जिससे भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं वो जी वो चीज बदल जाती है, जी परंतु जी आपको वही वही दिखेगा। इसीलिए वो बोल रहा था कि भाई इसको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि नष्टधन प्रश्न में भी वही है जी कि यदि द्वितीय अधिपति अष्टम में चला गया तो धन वापस नहीं आने वाला। जी 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 यानी बिल्कुल। जिस, हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। जहां पर भी इवन टेनिस खेल रहे तो उसमें भी वो काम में आएगा। जी तो बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम 100% सही प्रश्न पूछा। हंड्रेड पता परसेंट 100%, है। 100%, 100%। सर एक ठीक है। क्वेश्चन और भी था मेरा। हाँ बेटा। आपने पीछे सेकंड या थर्ड स्लाइड के अंदर बताया था कि असेंडेंट में मार्स हो वृश्चिक राशि में, तो वो बेसिकली जिस जिस क्वेश्चन करने वाले की हानि करता है, हाँ अगर फाइट की बात हो तो। हाँ वो बीच में मैं यहाँ पे तो अपने साइन में मंगल हो गया, ठीक है। हाँ, एक्चुअली हाँ, अपने साइन मंगल हो गया। साथ में बराबर आपसे ना। पहले थोड़ी देर पहले आपने कहा था हाँ कि जिस भी साइन में अ, अपाप ग्रह हो केंद्र में स्पेसिफिकली, तो वो हाँ उस भाव की हानि करता है, हाँ, ठीक है। नहीं बट उस बात की हानि नहीं मंग करता। हाँ हाँ, कर सकता है, बिल्कुल करता है, हाँ करता है। हाँ चलो, आगे 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 बोलो ना बेटी, टेंशन मत लो। हाँ, तो ये सर वो कॉन्ट्राडिक्टरी। बेसिकली नहीं, ये डिग्निटी कॉन्ट्राडिक्टरी है। का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देखिए, मैंने ये डिग्निटी बोला का। कि ये शायद नैसर्गिक कुंडली की बात कर रहे हैं, है ना। अब वृश्चिक राशि कहाँ जाएगी, अष्टम भाव में जाएगी, है ना बेटा, बराबर है ना। वहां मंगल रहेगा तो वो तृतीय भाव पे देखेगा। और जब भी वही, इसीलिए मैंने वो सब्जेक्ट निकाला था कि थर्ड हाउस पे यदि मैलेफिक का एस्पेक्ट है, जयमिनी बोलता है, तो दुर्मरण होता है। याद आया आपको? जी सर। अब आप बोलोगे ये कहाँ से कहाँ पहुंच, वो इसीलिए वो शब्द वो मैंने नहीं लाया नहीं, था कोई कि नहीं सर, आप जेमिनी बताया था आपने, एक बार बताई हाँ, जेमिनी जयमिनी क्लास। में ऐसा बोला है। इसमें बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। हाँ, तो वो इसीलिए बोला कि कई बार क्या होता है कि हम अष्टम भाव को देखते रहते हैं और उधर हम देखने को तैयार नहीं है। ये तो आयुष का भाव है ना। तो क्योंकि ये प्रश्न की बात चल रही, बात जो है वो प्रश्न की चल रही। सप्तम क्या है तो हमें मालूम है, सप्तम रोगी है। तो रोगी के रोग का आयुष्य बढ़ेगा या घटेगा वगैरह और देखिए, स्वस्थान में रह के भी मैलेफिक जब पावरफुल होता है तो मैलेफिक पावरफुल दृष्टि भी तो डालता है। हम्म, वो भाव को पुष्ट करता है, बराबर है, पर वो अपने अपने तरीके से करता है। इसीलिए कभी वो पहले एक इसमें है ना कि बंधन होगा या शस्त्र से, तो वहां देखो शनि और मंगल में उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है कि, क्योंकि शनि को बोलते हैं रस्सी से वो बांधता है। उसका कारण सिंपल है, वो उसका श्वास हमारे प्राणवायु पे अधिकार है, इसलिए वो पहले ऐसा बोलते हैं बंधन में कि नहीं तो, और मंगल होगा तो वो लोहे के संकल से मारता है। ऐसा ऐसा एक योग है, अपने अपने हमारे ट्रेडिशनल ज्योतिष में आपने पढ़ा होगा। तो ये कौन से मार्ग से, वो अपने मार्ग से करें। मंगल है अष्टम में है, तो हो सकता है कि नेटल चार्ट होगा तो हो सकता है उसको ब्लीडिंग पाइल्स की भी तकलीफ हो सकती है कि नहीं। या चेहरे को कुछ हो सकता है। सहसा एट्थ हाउस का मंगल जो रहता है ना, आप थोड़ा सा मार्क कीजिएगा। बाकी ग्रह उसमें बदलाव लाते हैं, पर अष्टम भाव में यदि मंगल होगा या अष्टम भाव में देखता होगा, तो सहसा उस व्यक्ति का के चाहने की बात नहीं है, उसको कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होना वगैरह वो अचानक होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कम रहता है उसका। षष्ठ भाव से यदि संबंध आया तो इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी हो रहा है उसमें। इसको आप जन्म लग्न चार्ट पे देख लेना, क्योंकि वो स्थित रहे या दुष्ट रहे, तो है तो ये ऐसे ही है विचित्र।
विचित्र है, नहीं, इसमें कोई समझ। ये था कि जनरली हम कहते हैं कि केंद्र में या कहीं पे भी पाप ग्रह जहाँ बैठते हैं उनको ताकत देते हैं, हाँ ठीक है। बिल्कुल पर यहाँ बिल्कुल। पे जो आप इस सूत्र हाँ का पर ये किस, हाँ पर आता बेटा है कि बेटा ताकत पाप ग्रह ताकत बैठे हैं। ताकत किसको देते हैं, ये प्रश्न है। हाँ, ताकत तो पर देते हैं। जहाँ बैठे यदि सबसे पहले रोग तो स्थान, भाव यदि वही रोग बनाए। स्थान में बैठे तो रोग को ताकत देंगे। सप्तम भाव में बैठे तो रोग को बढ़ाएंगे ना वो। आ रहा है क्या कुछ कि कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ मैं मेरे आदत के नहीं नहीं हिसाब नहीं से। नहीं, हाँ हाँ। कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं आप। जहाँ वही बैठोगे था कि उसको उसको ताकत हाँ, देंगे। हाँ, तो रोग को ताकत देंगे, इसीलिए वो देखिए आखिरी आखिर में उसे फिर से बोला है कि लग्न ये वैद्य है वगैरह। यदि उसके ट्रीटमेंट की बात चल रही है तो डॉक्टर सही कर रहा है कि नहीं, इसलिए लग्न वैद्य है। तो सामने वैद्य का किससे सामना है, उसको रोग से सामना करना, उस पे उसको अधिकार प्राप्त करना है ना। और फिर वो क्या देगा, तो औषधि देगा, तो औषधि क्या करेगी, तो रोगी को ठीक करेगी, इसलिए वो चतुर्थ और दशम आते हैं। वो लॉजिक ऐसा चल रहा है। वो कभी कभी बड़ा अटपटा है। हम पहले बिल्कुल शुरू में एक बार पढ़ा था तो यंग था, तब बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 11-12 साल का होगा। तो मैंने बोला था ऐसा क्यों होता है, ये तो कुछ भी गड़बड़ी है ना। कि केंद्र में होगा तो फलाना हो जाएगा, इधर होगा तो ऐसा होगा, ये गड़बड़ गड़बड़ कर। और बाद में ख्याल में आया कि वो कौन सा भाव है, वो स्पेसिफिक इसीलिए बता रही है, जब रोग का प्रश्न है तो इसको समझे, मतलब आपका अपोनेंट जो भी है। वैद्य यदि कर रहा है उसका अपोनेंट है, स्थायी राजा है तो उसका अपोनेंट यही राजा है, मतलब जो आक्रमण कर रहा है ना। इसलिए अष्टम भाव है तो वो बहुत जगह हम काम कर सकते हैं कि इसका जो भी एसेट्स है, और जो पृच्छक है उसका, वो एसेट अगला लेके चला गया तो वो अष्टम भाव में जाएगा, क्योंकि चोर प्रश्न में भी वही कहा गया है। उन्होंने हमको अलग अलग एग्जाम्पल देके नौका का भी प्रश्न है या पथिक गमन का भी प्रश्न है, आपने देखा होगा, प्रिंसिपल यही आएगा हर जगह। थोड़ा थोड़ा बदलाव इसलिए लाते हैं कि भाई रोग का प्रश्न है तो वो रोग बढ़ सकता है, तो षष्ठ षष्ठ भाव को पकड़ ही लो। आयुष के उसको क्षति भी पहुंचा सकता है, बढ़ा भी सकता है, तो इसको पकड़ो। इस प्रकार से किया, पर वो मूल से बहुत फर्क नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दैवत ने वल्लभ को मेरे ख्याल से आचार्य वराहमिहिर ने लिखा है, वहां प्रश्न डाला उसको डायरेक्ट अपने लग्न कुंडली के समान देखने की पद्धति है, वो उसी के कारण है। ये है तो जटिल, मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ कि जटिल है, आसान नहीं है। वो तो आप लोगों को पेशेंस है कि आप उसको सोच रहे हो करके, है ना। ठीक है आप बेटा। काफी चीजें सिखा देते हो, इसलिए कोई हिम्मत हो जाती है पूछने की। अरे पूछना आप ही चाहिए, नहीं बता पूछेंगे देते हो। का मतलब आप सुन नहीं रहे। मेरा मेरा उल्टा फॉर्मूला है बेटे। मैं सोचता हूँ कि नताशा जी, यदि यदि कोई पूछ नहीं रहा, मतलब सर क्या है कि हाँ हाँ नताशा बोल जी, देना, पूरा बोल नताशा रहा है, जी, जाने तो कहाँ झंझट करते है ना सर। सर नताशा जी, आई होप आपका ये जो सेंटेंस था द्विअर्थीय नहीं था। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। आप मुझे फंसाओ मत। मैं कान पकड़ के सॉरी कहती हूँ। वो वॉर गेम्स के मास्टर है, आपकी किससे मिल रही है। ये बहुत शरारत किया था। सर मैं तो हार गई। मैं पहले ही हार गई। सरेंडर। चलो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। पीसी सर, बाय प्लीजर सर, नमस्ते सर। पीसी सर, मैं इसको फिर शेयर कर देता हूँ बाद में, एज जी यूजुअल। सर, थैंक यू जी सर, सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सर, मच सर। सो काइंड ऑफ यू सर। तो अभी अभी तो वो एक हम सब छोटे अभी थे सर। अभी तो लगभग प्रश्न तंत्र खत्म ही हो गया है सर, या मेरे ख्याल एक अरे कुछ। ये बड़ा दिमाग खाने वाला शास्त्र है साहब, बहुत नहीं लंबा नहीं चलता सर, है, तो आप मैं आप उसमें फिर भी काफी वो नौका वगैरह आपने निकाल दिया। आपने आपने इतना सुलभ कर दिया सर हमारे लिए। निकाल मैंने वो नौका वगैरह के प्रश्न निकाल दिया। मैं बोला अभी नाव वगैरह जाने की कोई दिन नहीं है, क्योंकि वो मैं इसलिए वही समझा कि इसका मतलब ये होता है। अभी और 5-6 है मेरे पास, और आप हाँ, बोलोगे तो और लंबा खींच सकता हूँ, पर आप जैसा बोलोगे वैसा। अच्छा ही सर, नहीं, लोगों यू सुनने वालों एंजॉइंग। को उसमें से कुछ वैल्यू मिले तो फायदा बिल्कुल सर, है ना बिल्कुल, सर, है ना सर। एब्सोल्युटली। नहीं तो फिर तो वो क्या है बिल्कुल कि सही जो सामयिक पढ़ के कुछ जो बताते रहेंगे तो क्या फायदा होता सामयिक दिया है सर, युद्ध का दिया है। है। बिल्कुल बड़ा सामयिक, सामयिक युद्ध का तो बड़ा सामयिक था सर। सामयिक है।
बड़ा ही था मैं इसमें। और उस क्योंकि दिन जिस दिन प्रश्न लगा हुआ था, सॉरी, एक्सक्यूज सॉरी। एक एक मासिक था साहब, मराठी का, उसमें युद्धस्य कथा आरम्भ करके आता था। जी जी। तो उसमें हाँ एंशिएंट वॉर के और इसके वो बताते थे, तो जरा इंटरेस्ट आता था आप लोगों को। तो वो अभी मैंने बोला टीवी पे हम देख रहे हो उसको बगैर पढ़ने के जगह, तो 10 से कथा रम्य। जी जी। पर रम्य किसके लिए? देखने वाले के लिए। वो बेचारा वो जो लड़ता है उसकी कोई फिक्र करने को तैयार नहीं है। उससे कोई फिक्र नहीं करता है। नहीं, कोई नहीं करता। मैं देखता हूँ उन्होंने ऐसा करना चाहिए था, मैं बोला तू जाके आ बिल्कुल। पहले। हाँ। यहाँ बैठ के बेचारा खाना यहाँ बैठ मिलता के है नहीं मिलता है, कहाँ रहता है, तेरे को कोई उसका परवाह नहीं है, ऐसा करना चाहिए। एसी कमरा में बैठ के जी सर। एसी चला के बोलना बड़ा आसान है सर। हाँ वही तो मैं बोला भी, हमारे दोस्तों का चालू था, ऐसा करना चाहिए था। मैं बोला तू जाके आ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा तो फिर सब समझ जाएगा सर को। अभी बोलना बहुत आसान है, लीस्ट पॉसिबल डैमेज के लिए प्लान किया जाता है। तो जी हाँ ऐसा जी, थोड़ी है, उनको हर हर बच्चे की कीमत है। बिल्कुल सही। हाँ, वो अलग टाइम आपके समान नहीं है। चलो सर, सर आई टेक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। चलिए सर, पीसी सर। अच्छा नताशा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी सर। जब तक पीसी सर वापस खोलते हैं इसको, ये आप अपना चार्ट जो सा दिखाते हैं ना, राष्ट्रीय लाइफ का जो जी कुंडली दिखाते हो, जी एक बार वो कुंडली जी जरा सर। खोल के दिखाओगे? और ये श्योर सर। क्रिएट कैसे करते हो उसके बारे में थोड़े से शॉर्टकट हमको भी बता दो, क्योंकि मैंने भी जी लोड सर। किया तो मेरे से तो वो अपनी कुंडली का साइज ही नहीं खत्म हो रहा। वो पूरी एक सर तीन मैं चौथाई पेज पे वही आ रही है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो बर्थ चार्ट बनाया, मैं ये सर इतना एक मिनट छोटा आपको है। एक नया चार्ट खोल देती ये कौन मैं सा नया है? ये खोल देती पराश्री ना एक लाइट है। फिर स्क्रीन। हाँ जी सर। पराश्री लाइट 9 है। हाँ पराश्री लाइट 9 है। सर ऐसे पराश्री लाइट खुलेगा तो ऐसे आएगा मैं बड़ा। नहीं, ये जो ये आपने दाहिनी तरफ दिखाया वो कहाँ से आ गया? सर मैंने नई स्क्रीन खोल दी ताकि आप लोगों को चेंज नहीं नहीं, करना था नई ना स्क्रीन आप ये नो। हाँ नहीं, नई स्क्रीन तो ठीक है, नई पुरानी तो ठीक है। ये सबसे पहले तो हाँ बताइए, ये जो बर्थ चार्ट का जो ब्लॉक है, ये छोटा कैसे किया आप? जी सर। हाँ सर वो बता रही थी आपको, मैं इसमें एक नया हाँ, स्क्रीन खोल दिया था इस चक्कर में। खोल दो, चलो खोलो। नया हाँ प्रश्न वाला खोल दिया, अच्छा। हाँ हम्म। सर हम यहाँ पे जाते हैं चार्ट के ऊपर सेंस केसर हाँ रख के जी। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ सिलेक्ट आता है। अच्छा। सिलेक्ट को पकड़ लेते हैं तो फिर ये थोड़ा सा लाल लाइन दिख रही है आपको, उसके पास लाएंगे ना तो ये इसको कर्सर को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इस ओह, चार्ट को वो सिलेक्ट करके अपने दाएं हिसाब बाएं से करके, एडजस्ट कर सकते हैं। वो जो पहले पुराने हाँ टाइम में जी होता था 3/2, 6/1, 2/1, ये इसमें नहीं है इधर। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। अगर बहुत बढ़िया। हाँ वो अच्छा अगर हम नंबर ऐसे 2। करेंगे तो वो यहाँ से लेंगे नहीं वन बाय वन। हाँ वन बाय ये वन या कैसे, ओके ये कहाँ किया से तो लाए वो आप? एकदम छोटा। ये वाला हाँ जो जी सा ये स्क्रीन कहाँ से लाए? सर यहाँ पे आप इधर क्लिक करेंगे ना इस जगह पे जहाँ न्यू स्क्रीन लिखा हुआ है हाँ जी। आ जाएगा। ये तो एक मिनट सर इंटरप्रिटेशन बताती हूँ। हिंट्स आ गए। हाँ एक क्लेस कर दिया ना। यहाँ सर यहाँ पे लिखा नहीं है 14 न्यू स्क्रीन, क्या चीज? ये लिखा नहीं है सर जहाँ पे ये इस जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है न्यू स्क्रीन। हाँ न्यू स्क्रीन लिखा हुआ यहाँ है, पे 14 नंबर। हाँ हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक चार्ट हाँ खुल जाएगा जिसमें हम चाहें तो कोई भी नया स्क्रीन खोल सकते हैं यहाँ पे करके ऐड स्क्रीन करके ना कोई भी एक नई हाँ स्क्रीन खोल हाँ। सकते हैं, उसका नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे डाल के अपना। अगर जैसे मैं इसको न्यू स्क्रीन की जगह आप फन लिख D9 दूंगी बनाना तो चाहते हो? वहां पे नहीं, फन फन नहीं, करके नताशा, लिख D9 दूंगी। बनाओ। मैं खोल रही हूँ लेकिन नई न्यू स्क्रीन नहीं आ रही। एरा मैम, एक को एक को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, सिर्फ अच्छा। बोलने दो उसी को। हम्म। आप डी साफ नाइन साफ करके करते अगर रहो। मैं इसको ऐड स्क्रीन कर दिया और मेरे को हाँ पेज में कितनी डायमेंशंस चाहिए मुझे ये देखना है कि अगर 3 लाइंस चाहिए या 4 लाइन चाहिए या 5 बाय 3 चाहिए, 5
कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए, उसके हिसाब से सेलेक्ट करके हम इसको ओके कर देंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। जैसे D9 आ गया, उसमें ऐसे स्क्रीन आएगी। D9 का है अभी? ये आ गया ना सर, लिखा हुआ D9, ये स्क्रीन। तो अच्छा, वहां D9 लिखे होंगे चार्ट तो की क्या बात होता कर रहे हो आप? है? हो नहीं D9 तो की क्या? चार्ट की बात कर रहे हैं। डबल क्लिक कीजिए सर, चार्ट, बर्थ, ये डबल क्लिक कहाँ किया? कहीं टाइम, भी कर दो। कहीं भी कर दीजिए, ये डब खाली ये पेज पे डब कर दीजिए। हाँ, खाली जगह पे कहीं भी डबल यहाँ, क्लिक कर दो। हाँ, हाँ, डबल क्लिक कर दीजिए, या चार्ट पे भी कर देंगे तो वो भी खुल जाएगा। उसमें करिए, यहाँ पे वर्गास के अंदर आप इधर ले आइए, D9 ले आइए, या नवांश मेरा, ओके। ये D9 खुल गया। उसको अपने हाँ, हो हिसाब से आप वंडरफुल। एडजस्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट उसका करके। साइज फिर साइज वही सिलेक्ट करके छोटा बड़ा करना है। हाँ, अपने हिसाब से कर लीजिए, जैसे भी करूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और अगली चीज, ये जो आप ट्रांजिट निकालते हो वो कहाँ से निकालते हो? मेरे को निकालने में तो महाभारत हो जाता है। वो जो एक छोटा सा चार्ट वो बना के सर, रखा हुआ था आपने। किसका ट्रांजिट सर, जो मेन वाला? ट्रांजिट तो अपने प्लेनेट के ये, ही देखते हैं ना। हाँ, आपने जो कुंडली बना रखी थी उसके अंदर एक छोटा सा गोचर बना के रखा हुआ है कि कौन सा प्लेनेट किस तारीख को कहाँ जाएगा, कौन सा प्लेनेट, ये जो ये बीच सर वाला है अपकमिंग आप। ट्रांजिट्स, ये हाँ वाला। हाँ, ये कहाँ से लाए? मैं उसी में चले जाती हूँ, सैंपल में। सर, डबल क्लिक कीजिए यहीं पे, हाँ, अपकमिंग ट्रांजिट्स है नीचे यहाँ पे कहाँ पे? अच्छा, वो बाईं आते तरफ हैं, वाले में। इस वाले टेबल्स के अंदर ना, वाले हम्म। टेबल्स में, इसमें अपकमिंग ट्रांजिट आते हैं, उसको सिलेक्ट कर देंगे। ये रहा सर, अपकमिंग ट्रांजिट टाइम लाइन्स के अंदर आता ओ ओ है। ओ सेलेक्ट किया, ओ बर्थ, टाइम, जन्म, ओके कर दिया, तो ये आ गए सारे सर अपकमिंग ट्रांजिट्स। वंडरफुल। अच्छा, अभी इरा मैम, नाउ यू कैन टेक ओवर। मेरे को अगर कोई हाँ, डाउट होगा नताशा, आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम। नहीं श्योर नताशा, सर। मैं साथ के साथ जैसे आप बता रही हो ना, मैं अप्लाई करती जा रही हूँ, लेकिन आपका जो न्यू स्क्रीन आया है, एक बार फिर से उसको लाके दिखाओ जरा। इरा मैम, आप कभी भी यहाँ पे, यहाँ बर्थ चार्ट या कुछ भी लिखा होता है ना, हाँ ये हाँ देखिए हमारा ये, हाँ हाँ, हाँ हाँ यहाँ पे बर्थ चार्ट मेन पे हम इस पे क्लिक हाँ करेंगे, अच्छा हाँ एक नताशा, नई इरा, वर्कशीट एक खुल मिनट। जाएगी। मैं एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट करता। नताशा मैम, आप इसको हटाइए। जी सर। आप इसको हटा दो। इरा मैम, आप अपना स्क्रीन शेयर करो। ओके सर, ओके सर, करती हूँ। ठीक है। स्टॉप शेयर करें सर तो। और फिर ये आप स्टॉप बताइए शेयर। कर्सर कहाँ पे लेके जाओ, कैसे करो, क्या करो। ठीक है। ठीक है सर। और अगर अगर कहीं गलती हुई तो देखना फिर, ठीक है? सर, फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी पेनल्टी लगेगी। आप प्रैक्टिकल डाल देना, फुलफिल मैं कर दूंगी। प्रैक्टिकल हो जाएगा। चलो ये है अब, ठीक है। हाँ जी। ये किसने डाला? ये अब मैं इरा यहाँ मैम का बर्थ है। चार्ट पे जाऊँ, ठीक है। क्लिक कीजिए इस पे, हीरा मैम, आपने बहुत आगे। कुछ कर रखा है इसके अंदर, कमाल कर रहा है। मैं बर्थ चार्ट पे गई नताशा। आ तो गए हाँ, अब क्या सारे। करूंगी इसके? अगर आपको नई नहीं, स्क्रीन खुलनी है ना, हाँ, हाँ, तो ऐड न्यू स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिए ना, ऐड स्क्रीन पे, ब्लैंक अच्छा, स्क्रीन आ जाएगी। ओके, अब आ गया समझ में। ब्लैंक अब यहाँ स्क्रीन पे जैसे है, हाँ। शॉर्ट करना है या? ओके, नाउ आई कैन डू। थैंक यू अब सो नई मच। स्क्रीन खुल गई है ना, अब उसको कैसे भी मर्जी कर लीजिए, जैसे हाँ भी हाँ, ठीक है अपने ठीक हिसाब है से ठीक एडजस्ट कर लीजिए। है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं 3-4 दिनों से ओके कर लगी हूँ, दीजिए। तुम्हारा देख के ना, 3-4 दिन से कोशिश कर रही हूँ। ओके कर दीजिए, ओके। ओके, ठीक है, अब कर लूंगी। अब कोई इशू नहीं है। आपने तो थैंक यू। यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा, ये वाला स्क्रीन कैसे लाए आप मुझे बताइए जरा। यही तो था सर, ये तो। अच्छा, और नहीं नहीं, पर सर, अभी वो जो मेन स्क्रीन है वो कहाँ गायब हो गया? ईरा मैम वो अब वहीं पे होगी सर, ये जो है ना, वन ये आ और गई। 2 लिखा हुआ है एक, हाँ, इस पे क्लिक करेंगे। क्या? ओहो, जी ये बर्थ वन पे रहेगा है? जी जी, अब आ गया ये। हम्म। तो वो स्क्रीन नेम्स बन जाते हैं, उसमें चाहे हम्म आप अपना नाम भी हम्म, डाल सकते हैं, या कोई भी ऐसे, हमने कोई स्पेसिफिक शीट बना दी, चाहे अष्टक वर्ग की स्पेशलाइज करा दी, या
जेमिनी की कर दी, तो उसमें पूरी उसमें लिख दी जेमिनी बर्थ चार्ट, तो सारा जेमिनी का उसके अंदर आ जाएगा। एक पेज बना लीजिए अपने हिसाब से, बर्थ शीट। अच्छा, ऐसा एक और कह चीज सकते बताओ, ये जो अपने जो रोजाना ये करते रहते हैं, ये एक चार्ट हर बार करते हैं, तो मेरे तो पिछला आगा दौड़ पीछा छोड़ हो जाता है। वो ये सेव कैसे करते हो आप सारे के सारे? सर हम ये फाइल पे गए। हाँ, वो फाइल से सेव होता है, वो फिर गायब हो हाँ जाता है, पता नहीं कहाँ कौन सी जगह सेव हुआ है। नहीं सर, नहीं बिल्कुल सर, आप वो नाम के आता साथ है। करते होंगे। नाम के साथ, एक मिनट। अब देखिए मैं यहाँ आई पे एम गई, इंटेंशनली अभी मैं आपको आस्किंग I बताती am हूँ। intentionally asking such questions which could rise in the mind of an absolute novice. ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैं इतना बुद्धू हूँ जितना जितना मैं नहीं सर, बन रहा हूँ। नहीं नहीं, सर, मैं पहले ऐसी बता बात रहा नहीं हूँ, है। मैं पहले बिल्कुल समझा भी दे रहा ऐसी हूँ। बात नहीं है। अच्छा, हाँ बताइए। हाँ, सेव अब क्या रहा आप, आपने? यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं सेव एज पे जाऊँ या सेव पे जाऊँ। मैं सेव पे नहीं, गई। ये वाला तो सेव दूसरा ही है ना। नहीं तो बस यहाँ पे, अब मैंने जैसे अभी बताती हूँ, मैंने ये इसको सेव कर लिया, और जब हाँ, मुझे खोलना होगा तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, ओपन में जाऊंगी, और जो मेरा नाम है इसी नाम से फिर मैं खोलूंगी, या फिर मैं यहाँ से स्क्रॉल करूंगी। और नहीं अगर नहीं, ये भी नहीं होगा तो मैं डी ड्राइव में जाऊंगी, और जो ये मेरा नियो विजन चार्ट्स है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे गई, और फिर इनमें मैंने देखा कि कहाँ है मेरा चार्ट। नहीं अपने कोई अलग से ग्रुप नहीं बना सकते? पीसी सर ग्रुप। सर हाँ, मैं वो बना के वो सर मैं नताशा को बताती हूँ। पता होगा। ये बन आपने कीजिए, मैं बड़ा करती हूँ। बढ़िया क्वेश्चन नताशा से वो नताशा से पूछा है। हाँ, वो है अब मजेदार। स्टॉप, हीरा मैम स्टॉप शेयर कीजिए, मैं कर करती हूँ, रही हूँ, कर बताती हूँ। रही हूँ। थैंक यू नताशा। अरे यार प्लीज। सर जैसे ये मैं उसी में फोल्डर बना देते हैं हम लोग, जैसे ये है ना, सेव किया। हम्म। ये मैंने ऐसे आपके नाम पे चारी सर के जितने भी हैं अभी तक चार्ट्स लगते हैं, तो मैंने चारी सर के नाम का ही फोल्डर बना दिया है। इसमें मेरे अष्टक वर्ग के नाम पर कितने क्वेश्चन, चार्ट है इसमें, नक्षत्र। ये बता दो पहले तो। ओ, आ गया समझ में। सर अष्टक वर्ग में इतने सारे चार्ट आपके नाम पे हैं। ओहो। अभी देखती हूँ सर, बताती हाँ, हूँ नहीं मेरा नाम आपके देखा ना तो नाम मैं पे। घबरा गया। घबराहट होना जी वाजिब सर, है, नाम कुछ। देखते ही ये डरता है बहुत आदमी। बढ़िया। सर वेरी गुड। आपने दो तीन असाइनमेंट दी होंगी, उसने उसमें कोई ऋषभ का है चलो और एक गुड, पता नहीं कौन सा चलो है, बहुत वेरी गुड, पुराना है। थैंक गॉड कोई चार्ट नहीं दिया मैंने। वाह। अच्छा, ऐसे ही प्रदीप तो सर आज का ये भी इन सेव इनके करना है, तो चार्ट नीचे बनाते चल प्रदीप जाते सर के अब। अच्छा, चार्ट हैं। ग्रेट। आखिरी चीज, अब ये चार्ट में जैसे आज हमने कोई स्पेसिफिक चीज देखी है, फॉर एग्जांपल ब्लाइंडनेस फ्रॉम बर्थ, या जी सर। ऐसा कुछ काज देखा है, तो इसको हम्म। नोटिस कहाँ पे रखोगे आप? वेयर डू यू नोट इट डाउन कि आपको ये पता रहे कि ये चार्ट के अंदर ये है? तो मैं कई बार उसको जब मालूम पड़ा ऐसे, इसको मैंने आपको रीनेम कर दूंगी मैं इसको, चार्ट को। अपने इसको सेविंग में नाम मेरे बदली को करोगे? सेव एज करके इसमें नाम बदल दूंगी। ये चार्ट नंबर 3 था, इसको यहाँ चार्ट करके ब्लाइंडनेस कर दूंगी। क्योंकि जब चार्ट नंबर बोलते हैं तो आपको ये पता कर लगाना हम्म। बड़ा मुश्किल है कि ये चार्ट, ये थोड़ी ध्यान रहेगा कि गोया ये फलाना हम प्रोफेशन वो से सफर कर रहा नाम था। वी आर इंटरेस्टेड इन कोरिलेटिंग दैट सब्सिक्वेंटली, तो अपने को कोई ये बस पता नाम होना चेंज कर चाहिए। दिया। का नाम चेंज करके गुजारा कर सकते हैं, बट दैट्स ऑल दैट आई हैव। एनी अदर क्वेश्चन इफ एनीबॉडी वांट्स, अदरवाइज आई हैव फिनिश्ड। इजी सर, ओवर टू यू। मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ सर। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू नताशा। बहुत अच्छी बता रही हूँ। मैं कई दिन से लगी हुई थी इसमें, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे तुमसे पूछने में हिचा रही थी। देखो देखो यार कब कब देखो, करते ऐसा रहे है ना, भाई, यही फोन तो कर है। लो। इसीलिए मैं बोलता हूँ शर्माना नहीं चाहिए। जी। ठीक है, अपने आप को बुद्धू बनाने में बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। जी। हैं? नहीं सर, ये लग रहा था इसका टाइम वेस्ट ना हो, केवल ये थी दिमाग में। ओह, नहीं, अरे हीरा मैम क्या, कभी भी फोन करूंगा, आपको पता नहीं तो है, कोई बेटे, तो ऐसी बात हमेशा नहीं ही हमेशा बताती है, हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो। थैंक चलिए यू सर, ओके थैंक यू। जी।
Thank you, sir, and thank you, Natasha. Sridhar, thank you very much, sir. नमस्कार। नमस्कार सर। प्रणाम Thank you, सर। Natasha. Thank you, sir.